हेलो फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, जो स्कीम थी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। मतलब ये जो स्कीम रही होगी, ये पार्लियामेंट ने बनाई होगी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जुडिशरी ने क्या किया, नल एंड वॉइड कर दिया। तो पहले हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट की क्या पावर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स हैं। देखिए, हमारी कंट्री में जो लॉ बनाने का काम है वो आपका लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट करता है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव करता है, और जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि ये देखती है कि ये लोग काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इन सब में एक बैलेंस बनाने की कोशिश होती है। तो पार्लियामेंट में दो पार्ट हैं, आपको पता है। एक है आपका राज्यसभा, एक है आपका लोकसभा। तो इसमें कोई बिल पास होता है, फिर उसको राज्यसभा में ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रकार कोई भी बिल एक्ट बन जाता है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि हमारी हमारी कंट्री में ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का कि कुछ टॉप के लोग हैं, वो लोग मिलके कोई बिल लाते हैं, वो डिसाइड करते हैं। बाकी उस पार्टी के नीचे जितने भी बाकी के मेंबर्स हैं, 200-300 मेंबर्स बाकी भी उस पार्टी के लोग हैं, मेंबर हैं, वो उन 5-6 लोगों का डिसीज़न मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये अपना एक स्वतंत्र वोटिंग ये लोग नहीं कर सकते। अगर ये उस पार्टी में हैं तो एक विप जारी कर दी जाती है कि जो वो 5-6 लोग टॉप के लोग कह रहे हैं आपको वही करना है, आपको पार्टी के अगेंस्ट जाके काम नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी मेंबरशिप को निरस्त समझा जाएगा। तो हमारे वहाँ इंडिविजुअल वोट का ऐसा कोई मामला है नहीं। तो जो किसी भी पार्टी के टॉप 5 टॉप 10 लोग डिसाइड कर देते हैं, वैसे ही लॉ बन जाता है। बाकी लोग तो सिर्फ चुन के जाते हैं, सिर्फ वोटिंग के लिए और बाकी के कामों के लिए। तो ये है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम। तो अब अगर लोकसभा, एक जुडिशरी के पास हमारे एक पावर है, जुडिशियल रिव्यू करने की पावर है। पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया कि अगले साल जो आम जनरल इलेक्शंस होने हैं वो अब नहीं होंगे। एक ऐसा लॉ बना दिया, या एक ऐसा लॉ बना दिया कि नहीं नहीं, उसमें सिर्फ हमारी ही पार्टी खड़ी होगी और कोई नहीं खड़ा होगा। तो ऐसा करने पे क्या होगा, एक्ट तो इन्होंने बना दिया, अब इनके पास पुलिस है, इनके पास आर्मी है, यही गवर्नमेंट भी बनाएंगे, तो इनके खिलाफ कौन बोलेगा। अगर आप ऑपोजिशन की बात करो, ऑपोजिशन भी आजकल कितना कितना रह गया है, दोनों में मिला के आपको पता ही है। और जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको जो स्पीकर भाई साहब होते हैं वो बाहर कर देते हैं कि आपने तो ये काम गलत किया, आप आज बिना नहाए चले आए, इस वजह से आप बाहर रहिए। तो जब कोई लॉ बनाना होता है, कोई बिल बनाना होता है, तो ऑपोजिशन के मेंबर्स को बाहर कर दिया जाता है, बचे हुए लोग मिलके वोटिंग कर देते हैं। ना डिस्कशन होता है, ना कुछ होता है। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि जो शुरू के टॉप के लोग हैं, अगर उन्होंने चाह लिया कोई बिल पास होना है तो हो जाएगा, नहीं चाहा तो नहीं होगा। अच्छा, कुछ बिल ऐसे होते हैं जो लोकसभा में सिर्फ पास कराना इंपॉर्टेंट होता है, उन्हें राज्यसभा में ले जाना ज़रूरी नहीं होता है। तो कभी कभी अगर गवर्नमेंट के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होती है तो वो उस बिल को फाइनेंस बिल की तरह लेके आती है, मनी बिल, फाइनेंस बिल या मनी बिल की तरह लेके आती है। ऐसे बिल को सिर्फ लोकसभा में पास करा के काम चल जाता है, राज्यसभा में ले भी नहीं जाना पड़ता। तो ये बड़ी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है गवर्नमेंट। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करूँ, इस कंट्री में हम लोग चंदा देते हैं। अगर रामलीला हो रहा हो या शहर में कोई स्कूल खुल रहा हो, लाइब्रेरी खुल रही हो, हॉस्पिटल खुल रहा हो, या कोई कीर्तन हो रहा हो, या और भी इस तरह के काम हो रहे हो, मंदिर कोई बन रहा हो, कोई मस्जिद का निर्माण हो रहा हो, तो हम चंदा देते हैं। उसी प्रकार से हमारी कंट्री में जो कुछ लोग हैं वो अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को भी चंदा देते हैं। उनका जो भी पॉलिटिकल बिलीफ है, चाहे वो राइट विंग के हों या लेफ्ट विंग के हों या मार्क्सिस्ट हों और सोशलिज़म वाले हों, या फिर सेक्युलर कंट्री चाहता हूँ, जैसा जो जिसकी जैसी विचारधारा होती है, अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग वो डोनेट करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें डोनेट करना, वो करें ना करें उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होने लगे कि ये लोग खूब सारा पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दें, वो पार्टी गवर्नमेंट बना ले, फिर ये लोग सारे जितने भी हमारे कंट्री में रिसोर्सेज हैं, जैसे कि 5G का टेंडर हो गया, या कोयले की हो गई, या पोर्ट की बात हो गई, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ऐसे और भी कई सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है, फंडिंग तो मैंने कर दी है, लेकिन अब ये जो लाइसेंस है सही आप मेरे को दे दो।
आप जो पॉलिसी बना रहे हो उसमें ये चेंजेस लेके आओ, या ये लॉ ठीक नहीं है ऐसा लॉ बनाओ, इससे हमको नुकसान हो रहा है आप ऐसा लॉ बनाओ। तो लॉ बनना चाहिए था पब्लिक के लिए, नेशन के लिए, हमारी और आपकी भलाई के लिए, वो बनेगा इन कुछ लोगों के लिए जो कि इतनी सारी फंडिंग कर रहे हैं। इसी को कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। तो इस क्रोनी कैपिटलिज्म से बचने के लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं। और अगर ये जो चंदा है आपका, अगर इस चंदे को देने वाले का नाम भी आपको ना पता चल पाए, एनोनिमिटी रख दी जाए कि अगर आप आरटीआई दायर भी कर देते हो तो आरटीआई में आपको पता ही ना चले कि ये अंबानी का चंदा वहाँ कितना गया या किसको कितना मिला, तब एक तरीके से सीधे सीधे आपकी डेमोक्रेसी पे वार है ये। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनाव लड़ती है उसको सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है फंडिंग की। आपने ऑपोजिशंस को उनके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करवा दिए, और जो भी उनको हेल्प जहाँ से मिलनी थी, फंडिंग मिलनी थी, वो सब बंद करा दिया। और आपने अपने लिए ये चैनल बना लिया है जिसमें एनोनिमिटी का सुख मिलेगा इन डोनर्स को। कोई भी किसी को डोनेट कर रहा है पता ही नहीं चल पा रहा है। आप ही हर बार गवर्नमेंट में आओगे, क्योंकि हमारी कंट्री में जो जितना ज़्यादा पैसा खर्च कर लेता है ये हम आप सबको पता है कि चाहे वो प्रधान का इलेक्शन हो, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो, जो जितना पैसा खर्च कर लेता है वो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जब चुनाव हो जाते हैं इन सब के पास सारे वो अधिकार होते हैं, ये और अमीर बन जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग और अमीर होते चले जा रहे हैं। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न आया है, इसको लेके जो वकील, जो एडवोकेट वगैरह थे, वो पिटिशनर्स जो थे, वो आपके एसोसिएशन ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लोग थे, एडीआर। अब ये भरोसा नहीं कि आगे चल के आप एडीआर को कहें कि नहीं आप सही से काम नहीं कर रहे हो, आप पैसे का मिसयूज़ कर रहे हो, देश में दंगे भड़काने का काम कर रहे हो, इसलिए हम आपका लाइसेंस निरस्त करते हैं। चांसेस हैं आगे चल के। जो एडवोकेट थे वो सर प्रशांत भूषण सर थे, और भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने मुकदमा लड़ा। और गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करता है वो अटॉर्नी जनरल करता है। अटॉर्नी जनरल का यही काम है कि अगर कोई केस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आ जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके उसकी तरफ से मुकदमा लड़ते हैं। तो अगर सेंटर की बात करेंगे तो इस समय अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमन सर हैं। अगर आप सॉलिसिटर जनरल की बात करेंगे तो तुषार मेहता सर हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मैं बात करूं तो पहले इस पर एक लिमिट हुआ करती थी कि जो कंपनी प्रॉफिट कमाती थी केवल वही डोनेट कर सकती थी। लेकिन जब ये एक्ट लेके आए, जब इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड एक्ट बनाया तो उन्होंने वो हटा दिया, वो लिमिटेशंस हटा दी, रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। अब जो लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं वो भी डोनेट कर सकती हैं। अब आप सोचोगे कि लॉस मेकिंग कंपनीज़ कैसे करेंगी, तो लॉस मेकिंग तो एक सेल कंपनीज़ की तरह एक बहाना है। सेल कंपनीज़ क्या होती हैं, जो सिर्फ कागज़ों में होती हैं, रियल लाइफ में उनका कोई वजूद नहीं होता। तो किसी के पास बहुत सारा पैसा है, वो चैनलाइज करना चाह रहा है अपना पैसा, जिसको अच्छा ये जो एक्ट लेके आए थे वो ये कह रहे थे कि हम ब्लैक मनी को रोकेंगे। तो कैसे रुक रही ब्लैक मनी? आप देखिए, ये इनके पास, किसी के पास बहुत सारी ब्लैक मनी है, इन्होंने इस कंपनी को दे दिया और कंपनी से इन्होंने इस डोनेशन के खाते में डाल दिया, जो कि पता भी नहीं चला कि किसने दिया, किसको कितना दिया। तो ये कहीं ना कहीं ब्लैक वाइट हो जा रहा है एनीवे। तो सेल कंपनीज़ को बढ़ावा मिल रहा है इस पूरे प्रक्रम से। तो अब देखिए इस पूरे केस में क्या हुआ, सरकार ने कैसे काम किया। इन्होंने सबसे पहले आरबीआई एक्ट में संशोधन किया, और वो जो उन्होंने अमेंडमेंट किया वो फाइनेंस बिल के तहत किया। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी राज्यसभा में जो मेजॉरिटी थी वो नहीं थी। तो इन्होंने सोचा कि अगर मेजॉरिटी बिल से लेके आएंगे तो हमें राज्यसभा में लेके जाना ही नहीं पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा। तो एक सवाल यहाँ भी खड़ा हो जाता है, क्या हम किसी भी तरीके के इशू को फाइनेंस बिल बना के पेश कर दें जिसमें राज्यसभा की जो पावर है, क्योंकि लॉ बनता है तो पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होके बनता है, और अगर हम यहाँ तक लॉ पहुँचा ही नहीं रहे हैं, दूसरे चैनल का सहारा लेके हम सिर्फ लोकसभा से काम चला ले रहे हैं, तो ये कहाँ तक वैलिड है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे उसका इस फाइनेंस बिल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उसे पास कराया गया। कितना पापड़ बेला है सरकार ने इसके पीछे। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पास कराने के पीछे देखिए कितनी मेहनत की गई है। पहले फाइनेंस बिल लाया गया, आपको पता ही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। और भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, जैसे कि आरबीआई एक्ट 1934 में किया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट किया गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अमेंडमेंट किया गया, कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट किया गया। ये सारे अमेंडमेंट किए गए सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए। क्यों? क्योंकि
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC ने ये कहा था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जितना डोनेशन पा रही है उसे उसे पब्लिश करे। तो उनके ऑर्डर को बाईपास करने के लिए इस तरीके के एक्ट लाए गए। पूरे लीगल सिस्टम को ऐसा ओपेक बना के रखा गया है ताकि जो सो कॉल्ड ऑर्डिनरी सिटीजन है या वोटर है इस पूरे अमेंडमेंट को समझ ही ना पाए। और इतने लेयर्स हैं उसमें, ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो आप अगर आप एक लाइन में समझना चाहें तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स था उसको स्ट्रक डाउन किया, इनवैलिड किया। जितने भी अमेंडमेंट किए गए थे RPA एक्ट में, फाइनेंस एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, ये सारे वॉयलेट करते थे आर्टिकल 19 को और आर्टिकल 14 को। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है, RTI की बात करता है, जो कि हमें नहीं मिल पा रही थी। कोई भी आर्टिकल, कोई भी ऐसा एक्ट हो जो इन फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता हो तो वो एक्ट नहीं बन सकता। थैंक यू।